साथियों, आज मैं आपके साथ 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात, अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है और उनकी एक मांग धर्मेंद्र प्रधान का रेज़िग्नेशन जो हो चुका है, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो जो बहुत ज़रूरी है सबको जानना। पहला, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जिनके ऊपर फेक चार्जेस लगाए जाएँगे, जिनके ऊपर एनएसए और यूएपीए चार्जेस लगाए जाएँगे। जैसे बिहार में भी अभी शूटिंग तक हो गई, वहाँ पे पता नहीं कितने बच्चों की इससे मौत हुई है या कैजुअल्टी हुई है। दिल्ली में कितने बच्चों का सर फूटा, कितने बच्चे ठीक हैं, सलामत हैं। इस चीज़ के बारे में हमें तब तक बात करनी है जब तक पूरी जानकारी सब तक ना पहुँचे। ये कोर्ट प्रोसीडिंग से लेके हर जगह पे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ना हो और इन बच्चों के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। वो भले ही स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, जो प्रोटेस्टर्स आए सॉलिडारिटी में, इन सब का साथ देना ज़रूरी है और इन लोगों का भी देना ज़रूरी है जिन्होंने सर्व किया बच्चों को, खासकर मोहम्मद जुनैद जैसे लोग, जिन्होंने खाना बाँटा बच्चों को, सर्व किया और एक और बंदा जिसने चाय दिया, उनके रिलीजन की वजह से, सिर्फ़ एक ही कारण है उनका रिलीजन कि वो मुसलमान थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनके घर, ससुराल, उनके घर वालों को उठाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करते रहना है, इनको कंडेम करते रहना है और कोई भी सरकार हो, खासकर जो ये भाजपा सरकार है, जभी भी ये एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट देखती है, तो ये आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करती है कि ये कौन इन इन यहाँ पे एक्टिव है, कौन ऑर्गेनाइज़ कर सकता है और कौन कल प्रॉब्लम बन सकता है कि इसी तरह एक और प्रोटेस्ट ना हो जाए। क्योंकि इनके तो सारे मंत्रियों में गड़बड़ी है, सारे मंत्रियों ने गड़बड़ी कर रखी है ना? तो ये नहीं चाहते कि वापस कोई हो, वापस ऐसा प्रोटेस्ट हो, तो ये लोग ज़रूर एक्शंस लेंगे। तो उन बच्चों को, उन प्रोटेस्टर्स को जो सॉलिडारिटी में आए थे, जिन्होंने बच्चों को सर्व किया, इन सब को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल की है, जैसे कि इक्शाना वैन। इक्शाना वैन एक ऐसी वैन है जिसके इर्द-गिर्द 8 कैमरा होते हैं और वो कंटिन्यूअसली वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ताकि ये लोग एआई के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें और ताकि इन पे कल जाके एक्शन लिया जाए। ये इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि इमीडिएटली एक्शन लेंगे तो इन द हीट बच्चे वापस आ जाएँगे। तो ये लोग ये एक्शंस लेंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। अभी मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। ये हुआ था शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद, एंटी सीएए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट के बाद जो हुआ था, जितने भी लोगों ने उस उनको जनता को ऑर्गेनाइज़ किया था, पीसफुल तरीके से अपना हक माँगा था, उन सबको इन्होंने यूएपीए केस में डाला। भीमा कोरेगांव के केस में जो लीडर्स थे, उनको डाला और ये ऐसे काले कानून हैं यूएपीए जैसे, जहाँ पे बिना ट्रायल के आपको जेल पे रखा जाता है कितने साल तक ये लोग रख सकते हैं, व्हिच इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीडी ट्रायल, है ना? तो बिना ट्रायल के ये यूएपीए जैसे काले कानून में द ओनस टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट इज पुट ऑन द एक्यूज्ड। जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को जब तक इनोसेंट ना प्रूव कर दे, दे आर डीम्ड गिल्टी। ऐसे गंदे गंदे शर्मनाक काले कानूनों को हमें स्क्रैप करना चाहिए और उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। दूसरी बात, इन्होंने अभी हम सिर्फ अभी धर्मेंद्र प्रधान हो गए, निकल गए वहां से, उसके जगह पे प्रहलाद जोशी करके एक बंदा आ रहा है, वो भी आरएसएस का है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के 70% लोग जो मिनिस्टर्स हैं ये आरएसएस स्कूल ऑफ थॉट्स, आरएसएस की शाखा से आते हैं और जो एमएलएस भी हैं वो भी वहीं से आते हैं, एमएस एमपीस भी वहीं से आते हैं। आरएसएस स्कूल ऑफ थॉट का, आपको आरएसएस के बारे में जानना बहुत सिंपल है, वो अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, दे वांट टू डिक्टेट कि आप क्या खाना, आप क्या खा रहे हो, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कौन से कपड़े पहनना इनके लिए संस्कारिक है या कौन से कपड़े देश विरोधी है, कौन सा खाना, कौन सा किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, जो भी है, एवरीथिंग दे जस्ट वांट अ कंट्रोल। ठीक है, अब ये कंट्रोल को आप, एक और तरीका होता है, फेडरलिज्म की बात करते हैं हम। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि हम जो स्टेट्स हैं जो अपने टैक्स के पैसे से जो गवर्नमेंट स्कूल चलाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस चलाते हैं, जिनको बनाते हैं, उनका उनका से होना चाहिए कि वहां पे कैसे एडमिशन हो। पर बीजेपी जैसी सरकार चाहती है कि वो कंट्रोल करे, वो इन्होंने बनाना नहीं है, इनको इन्होंने मतलब टैक्स डेवल्स नहीं करना है इन्होंने,
और इनको बस कंट्रोल चाहिए कि ये किसको भर्ती करे और कैसे उसे कंट्रोल करे। तो ये कंट्रोल की बात है। आरएसएस वाले जब तक रहेंगे यहाँ पे मिनिस्टर्स, आप भूल जाओ कि एजुकेशन में कोई सुधार होगा। और जो भी कोई सोचता है कि धर्मेंद्र प्रधान या फिर जो उनके कैबिनेट को चलाते हैं, ये लोग अगर नालायक है आप सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये लोग नालायक नहीं है। ये लोग बहुत सोची समझे तरीके से एकदम अटैक, सिस्टमेटिक अटैक कर रहे हैं एजुकेशन पे, और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। पहली बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा एनटीए, तीसरा वीबीएसए, ये तीनों के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी बच्चों के सुसाइड रेट्स इंक्रीज ही हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? प्रेशर, सोशल प्रेशर हो सकता है, माँ बाप का पेरेंट प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है, उनके ख्वाब होते हैं, जब वो नहीं पूरे होते तो बच्चे खुद ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, या फिर टू डिसअपॉइंट, नॉट टू डिसअपॉइंट देयर पेरेंट्स, अब हो गया तो वो लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपना लेते हैं, जिसको हमें रोकने की जरूरत है। होने ही नहीं चाहिए ऐसी चीजें। पर जिस तरह ये बाई ईयरली एग्जाम्स लाने की बात कर रहे हैं, या फिर माइलस्टोन एग्जाम जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th में होते हैं, वो पहली कक्षा में लाना चाहते हैं, ये लोग वो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बोली, वोकेशनल कोर्सेस लाएंगे। अभी जो अमीर घर का बच्चा है, वो 1 ईयर बैक हो जाए, 2 ईयर बैक हो जाए, ये लोग तो वापस, उनके माँ बाप उनको छोड़ेंगे क्योंकि उनको पता है एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। पर जो गरीब घर के बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप को इतनी अवेयरनेस से समझ नहीं होती कि एजुकेशन से उनके बच्चे क्या कर सकते हैं। उनको पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं पता कि कितना इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो ये बच्चों को जब भी आप वोकेशनल कोर्सेज की तरफ धकेलेंगे, तो ये बच्चे वापस ऐसी ऐसी नौकरियों में जाएंगे जो कि पहले जाति के आधार पे होता था, या फिर ऐसे होंगे जो कि हो गए इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, या फिर ऐसे जो जॉब्स है वोकेशनल कोर्सेज में, इनमें धकेलना चाहते हैं गरीब बच्चों को। अभी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, मतलब ये काम जो करते हैं उनकी मैं इंसल्ट या उनको डिमीन नहीं करना चाहता मैं, पर आप और मैं, हर कोई अपने घर के बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा के अच्छे नौकरी में एम्पावर करना जानता है। नौकरी तो कोई भी कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, पर एम्पावर करने की बात क्या होती है? यू नीड टू गेट दम क्लोजर टू हैव एक्सेस टू पावर, वो जरूरी है। तो ये बहुत बहुत ध्यान से रखना, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ज़रूर बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी एनईपी का सपोर्ट करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो भले कोई भी इंसान हो, भले 26 दिन अनशन में क्यों ना बैठा हो, इन लोगों पे पूरा आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जिसने पहले सपोर्ट किया है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इससे भी बच्चे मरने वाले हैं, और जो हो रहा है ऑलरेडी। तो और बहुत कुछ, बहुत प्रॉब्लम्स है सिस्टमेटिक तरीके से। गरीब बच्चों को एजुकेशन से दूर भगाने का काम है, बच्चों पे प्रेशर डालने का काम है। बाई ईयरली एग्जाम्स की बात हो रही है, माइलस्टोन एग्जाम जैसे बोर्ड एग्जाम्स एक्स्ट्रा करने की बात हो रही है, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एनटीए के बारे में बात करते हैं। अब फेडरलिज्म की मैंने बात की, तो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो अब स्टेट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। उसे कौन चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, यूनियन गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, या फिर सैनिक स्कूल हो गया, वो लोग वो चलाते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इसको कौन बनाता है? इसे स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं अपने टैक्स से। पर जो आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीजेपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, और कई हद तक इससे पहले जिसने भी नीट को प्रमोट किया था, और पहले नीट प्रमोट इसीलिए हुआ था क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही थी। वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो बंदे बैठे हैं, ब्राह्मण बनिया की जो कोलैबोरेशन में जो चलता है ना, तो इन लोगों ने थोपा था वो गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट स्कूल्स पे। तो आप जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आप अधिकार छीन रहे हो ना, वो लोगों का अधिकार छीन रहे हो। अभी हमारे जैसे स्टेट में तमिलनाडु में नहीं होता है, अभी हमारे जैसे स्टेट में तमिलनाडु में नहीं होता है। वहाँ पे बच्चे अगर 12th में अच्छा मार्क ले ले, वो काउंसलिंग के थ्रू उनको मिल जाता है। अभी कोचिंग क्लास जो जा सकता है वो अमीर बच्चे या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोन वोन लेके पढ़ा लेंगे, है ना, उनका हो जाएगा। तो जहाँ पे अनइक्वल एजुकेशन है, डिफरेंट करिकुलम सिलेबस है, उसमें आप यूनिफॉर्म एग्जाम नहीं ला सकते। अभी ये डिसाइड करना है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, तो होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल अगर अगर चाहे भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, जो कि मैं इंडोर्स नहीं करता हूँ, अगर एक गवर्नमेंट
चाहे भी कि वो एंट्रेंस करे तो वो अपना स्टेट गवर्नमेंट का एंट्रेंस कर ले। हमारे तमिलनाडु में तो नहीं होने देंगे। हाँ, मतलब हमारा तो काउंसलिंग होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काउंसलिंग है, वरना आपको चाहिए तो नीट रख लो, पर प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं। और वो भी स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए जो ये बात तय करे कि वहाँ कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लगेगा या नहीं लगेगा, ये उनकी बात है। तो स्टेट के जो राइट्स है, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था पास्ट में, और उसका भरपूर फायदा और एक्सप्लॉयटेशन किया है भाजपा ने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एनटीए क्यों लाया गया था, क्योंकि सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो उन्होंने बोला हम तो एनटीए ला रहे हैं। अब एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो किसके अंदर आती है, वो कौन बना रहा है ना? तो बात तो वही रही। आप एक अनयूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम में आप एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप थोप रहे हो एक सिंगल टेस्ट, जो कि सिर्फ कोचिंग सेंटर्स जाके ही किया जा सकता है, जो सिर्फ अमीर के हित में है, गरीब के हित में नहीं। और ये पेपर कौन खरीद रहा है? कौन सा गरीब बाप या माँ बैठ के, मतलब 20-30 लाख जितना भी है देके पेपर खरीद रहा है? अमीर ही खरीद रहा है ना, कौन सा गरीब खरीद रहा है? तो ये पेपर लीक हो, ये अगर रोकना है तो ये एनटीए जैसी चीज़ें हों, और पहले नीट ना हो, और एनटीए के खिलाफ बात कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वीबीएसए। ये वीबीएसए क्या है? विकसित भारत कुछ एस से है, कुछ है, हाँ, बेसिकली फाउंडेशन मतलब है उसका, वीबीएसए करके है। ये यूजीसी को रिप्लेस कर रहा है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को रिप्लेस कर रहा है। ऑल इंडिया टेक्निकल जो एक्रीडिएशन जो होता है, जो टीचर्स का होता है, जो अलग अलग, तो हमारे यहाँ पे जितना आपके एजुकेशन में डिफरेंट हायर लेवल आपके पास सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सही तरह से गाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, किसको एनकरेज करना चाहिए, किसको एक्रीडिएशन देना चाहिए, किसको एफिलिएट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ग्रांट भी करता है पैसा। अभी जो वीबीएस है ना, कोई पैसा ग्रांट नहीं कर रहा है। और ऊपर से वीबीएस एक सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिंगुलर और 13 पीपल का एक सिंगुलर एंटिटी है, जो सारे स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन पे अभी डिसीजन लेगा। और ऊपर से अगर इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, उनके डायरेक्टिव्स पे नहीं चले, तो इनको 6 महीने तक इनको सस्पेंड किया जा सकता है, इनके एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। अब आप ये बोलो कि इसमें कहीं फेडरलिज्म दिखता है आपको? यूनियन गवर्नमेंट का ब्रिज दिखता और कुछ नहीं दिखता है। तो आप एनटीए, एनईपी और वीबीएसए को अगर ध्यान से आप देखेंगे, अंदर आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाजपा की सरकार जो आरएसएस के विचारधारा पे चलती है, जो मोदी चला रहे हैं, और उनका पूरा कैबिनेट, ये एजुकेशन को सिस्टमैटिकली तोड़ने में लगा है, बनाने में नहीं लगा है। ये पॉलिसीज देश विरोधी है, जनता विरोधी है, स्टूडेंट विरोधी है। तो इनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरी बात पे। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमें तो पता था कि रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ें होती है सर्वाइवल के लिए। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद अभी तो ज़रूर होना चाहिए पीने का पानी, जो भी स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छ मतलब एयर अनपोल्यूटेड होना चाहिए, और स्वच्छता होनी चाहिए इन जनरल में। तो ये सब तो बेसिक नेसेसिटीज हो गई, है ना? अभी देखो आप कैसे अटैक चल रहा है पानी पे, कि हम तक पानी ना पहुंचे। तो पहली बात, आप ये जो एथेनॉल से किया जा रहा है, एथेनॉल होता है वाटर बेस्ड, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, वो राइस हो जाए, आपका मेज़ हो जाए, आपके जो कॉर्न है, ये शुगर केन है, इनसे होता है। इनके लिए कितना पानी लगेगा, और जो बनेगा भी उसमें भी आप एक साइजेबल अमाउंट आप लेके एथेनॉल प्रोडक्शन पे चले जाओगे। तो पानी तो गया है गया, और जो खाना है वो भी कम पड़ेगा। और खासकर जो जैसे चिकन पोल्ट्री फार्म्स में ना, उनको कॉर्न दिया जाता है खाने के लिए। अब वो जब कम पड़ेगा तो एक्सपेंसिव होगा। तो आपके पास जो प्रोटीन भरा खाना आता है, वो अंडा हो या एग हो, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो ये एक बात। अब खाने पे बात आई गई है, पानी से पहले खाने की बात कर लेते हैं। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास 134 मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें 110 प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए गए हैं, एंटी मोनोपोली क्लॉज को हटा के। ये जो 2 कंपनियां हैं, उसमें आप एक को तो आपने सोच ही लिया होगा कौन है, असाबी वसाबी में से एक अदानी। दूसरा
लीप इंडिया करके, इनका क्या कनेक्शन है ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया, अगर आपको कहीं पता चल जाए तो बताना ज़रूर। इनको दे दिया गया, ये है बैकडोर प्राइवेटाइजेशन। जो 3 ब्लैक कानून थे, 3 ब्लैक फार्म लॉस, वो जो नहीं कर पाए ना, उसको करने के लिए एक और तरीका है। तो भाई आपके खाने पे तो हाथ लगा ही चुके हैं, मतलब खाना डाल नहीं सकते आपके प्लेट में, पर छीनने के लिए लोग तैयार हैं। और उसका मूल तैयार करना और मतलब उसका उसका प्राइस कितना रखना है, इसके लिए इन लोग बहुत तैयार है। तो बहुत सावधान रहना, खाने के खाने की लगने वाली, खाने का जो है ना लगने वाला है। दूसरी बात, पानी का। ऑलरेडी पानी का शॉर्टेज है हर जगह पे, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा है गर्मियों में, मतलब बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई जैसे सिटीज़ में पानी की बहुत कमी पड़ जाती है। अभी ऊपर से एथेनॉल में और पानी जाने वाला है। तीसरा, डेटा सेंटर्स कहाँ ला रहे हो जहाँ पानी की शॉर्टेज ऑलरेडी है, जो ना सिर्फ पानी को कंटामिनेट करेगी, कि पानी भी हमारा पानी लेगी। जैसे जेफ बेजोस जैसे लोग हैं, अमेजॉन का जो ओनर है, वो बंदा बोलता है कि ह्यूमन कंजप्शन ऑफ वाटर इज हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ एआई, एआई या डेटा सेंटर्स के लिए। तो ऐसे ऐसे लोगों के जो जो सेवक हैं, अमीर कॉरपोरेट्स ओलिगार्क्स जो सेवक है ना, ये लोग आपके खाने और पानी के पीछे आने वाले हैं। एयर तो पोल्यूट हो ही चुका है ना, थाउजेंड AQI तक पहुंच गया है। तो उनकी बात करना भी बहुत जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी होता था ना, ये दुनिया का सबसे यूनिक, और हम लोग पायनियर्स हुआ करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट शुरू किया था, उसको रैली करके बहुत सारे देश आए थे जो कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, दोज हु डिडंट वांट टू टेक एनी साइड्स, पर अपनी बात बहुत ही करेज के साथ आगे रखते थे। आज हमारा जो प्रधानमंत्री है और आज जो आरएसएस की विचारधारा है, जो कि एक फासिस्ट चीयर लीडर्स की विचारधारा रखते हैं, ये लोग इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को और इंडिया को पूरे वर्ल्ड फोरम में बदनाम कर रहे हैं। तो जो जैसे कि अभी हमारी कंपनीज हैं, अदानी का ड्रोन हो या टाटा का कॉम्बैट व्हीकल्स हो, या फिर जो हमारे यहाँ पे बैंगलोर में 11-12 कंपनी है जो फिर इसराइल के इंटेलिजेंस डिफेंस और को यहाँ से सपोर्ट कर रही है उनके प्रोडक्ट्स को, जो कि जेनोसाइड में यूज़ हो रहा है। हम भी कॉलोनियल थे, हम भी कॉलोनी थे, हमारे ऊपर भी किसी और देश का कब्जा था, हम ओप्रेस थे। तो आज फ़लस्तीन के साथ भी वही हो रहा है। तो हमारे साथ हुआ तो वो गलत हुआ, और वहाँ हुआ तो सही हुआ। जो लोग ये सोचते हैं कि वो सही हुआ, ये लोग उसी विचारधारा के हैं जो लोग ब्रिटिशर्स के तलबे चाट रहे थे, जूते चाट रहे थे। अगर आप वो लोग हैं, शर्म है उन सब लोगों पे। तो ये चारों बातें हैं साथियों, जिनके बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी हो जाए, इतना दूर आप मोमेंटम ले ही आए हो, इतना देर खींच के आप एक रथ को ले ही आए हो, तो पीछे मत छोड़ना। तो जिस तरह 4 चीज़ों की मैंने बात की, इन पे ज़रूर सोचिएगा। और एनीथिंग आई लेफ्ट आउट प्लीज़ डू लेट मी नो। जय भीम, लाल सलाम।